Dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself, Dr. Indikhavadar. Today I am discuss about the discuss about the topic which is related to the adaptive radiations. This topic is very important. जैसा कि पिछली कहानी जो थी हमने सारी आप लोगों को बता दी है, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडेप्टिव रेडिएशंस, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर एडेप्टिव रेडिएशन की बात करें, डार्विन साहब ने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी 1831 से 1836 के बीच। डार्विन साहब गैलापागोस आइसलैंड पे गए। HMS बीगल जो शिप था उसके थ्रू वो एक आइसलैंड था जो साउथ अमेरिका में था, वहाँ पे डार्विन साहब जब पहुँचे तो उन्होंने डिफरेंट नेचर की अलग अलग चीज़ों से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने नेचर के चीज़ें जब देखी तो बहुत ही बेहतरीन क्रिएशन था। अलग अलग बर्ड्स थीं, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थीं, जिन्हें देख के वो बहुत ही प्रभावित हुए। अगर एडेप्टिव रेडिएशन में बात करूं कि डार्विन साहब गैलापागोस आइसलैंड पे जब गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा स्मॉल ब्लैक बर्ड, छोटी काली चिड़िया, स्मॉल ब्लैक बर्ड पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। उन्होंने इनके जो है बीक्स, जो चोंच होते हैं, इनको देखा, और क्योंकि इनको मैंने बताया था स्केच का बहुत शौक़ था, तभी ये जो है उस चीज़ को नोटिस कर पाए। तो स्मॉल ब्लैक बर्ड जो थी, बाद में इसका नाम दिया गया बेटा डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस इनका नाम पड़ गया। उन्होंने देखा कि एक सिंगल, मैंने बताया था एक सिंगल स्पीशीज से, एक सिंगल स्पीशीज से अलग अलग डायरेक्शन में जो इवोल्यूशन हुए, 13 स्पीसीज ऑफ फिंचेस, 13 स्पीसीज ऑफ डिफरेंट फिंचेस का फॉर्मेशन हुआ। अलग अलग फिंचेस थे। ये फिंचेस क्यों हुए थे? ये फूड के लिए, फॉर फूड। डी फिंचेस इवॉल्व, यानी जो इवोल्यूशन हो रहा है उनके फिंचेस में, ये फूड के लिए हुआ था। किसके लिए? खाने के लिए। क्योंकि जो डार्विन जो फिंचेस देख रहे थे, वो जो बर्ड्स थी वो ओरिजिनल सीड ईटिंग थी, यानी यही सिंगल स्पीसीज से जो इवोल्यूशन हो रहा है बेटा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ये जो अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्टेशन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। यानी एडेप्टिव रेडिएशन से एक और चीज़ पाया जाता है बेटा, होमोलॉगस के अंदर जो होमोलॉगस होते हैं, ठीक, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी एक सिंगल स्पीशीज से अपने आप को इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को एडेप्ट किया। सिंगल स्पीशीज, ठीक, माइग्रेटिंग टू डिफरेंट हैबिटेट्स फॉर एडेप्टेशंस, ठीक है, फॉर फूड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। स्पीशीज सेम होंगी, उसी सिंगल स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, जिनके जो बीक थे उसमें चेंजेस थे, अल्टर्ड बीक एरोज हुए, यानी डिफरेंट बीक, ठीक, 13 स्पीशीज। तो जो इनकी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी डार्विन फिंचेस, ये ओरिजिनल सीड ईटिंग थी। क्या थी बेटा? ओरिजिनल सीड ईटिंग से अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों ने देखा कुछ वेजिटेशंस खा रही थी, कुछ इंसेक्ट खा रही थी, तो इंसेक्टिओरस, ठीक,
इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्ट करते गए। कुछ वेजिटेटिव सीड्स खा रही थी, कुछ इंसेक्ट को खाने लगी, इंसेक्टिवोरस हो गई। ठीक, ओरिजिनल सीड ईटिंग से अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व की, एडेप्ट की। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? एडेप्टिव रेडिएशन, या हम लोग कहें बायो जियोग्राफिकल इवोल्यूशन, या हम लोग कहें इसी को बेटा जो है बायो जियोग्राफिकल एडेप्टेशन। क्या कहें? बायो जियोग्राफिकल एडेप्टेशन। अगर हम लोग इसमें और देखें एडेप्टिव रेडिएशन में, एक तो एग्जाम्पल हो गया बेटा डार्विन। बताइए भाई, पहले ये बात समझ में आ रही सभी को? बताइए सब लोग। बहुत ही आसान पॉइंट है ये, मैं बात बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, इंसेक्टिवोरस हो गई, कुछ वेजिटेटिव हो गई। ठीक है, अब एडेप्टिव रेडिएशंस में और हम लोगों को देखने को मिला बेटा मार्सुपियल रेडिएशन। अब हम लोग दूसरे, अगर बात समझ में आ गई मैं आगे बढ़ूं। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो थे ये भी अलग अलग डायरेक्शन में, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से अलग अलग डायरेक्शन में, यानी एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर यानी होमोलॉगस, कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में ट्री डेवलपर बने, कॉम्बैट बने, वूल डेवलपर बने। ठीक, रेडिएशन यहाँ पे हम लोगों के एडेप्टिव रेडिएशन देखने को शुगर ग्लाइडर देखने को मिले, टाइगर कैट, ओम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रैट एंड मार्सुपियल पोल। यानी एक मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से डिफरेंट डायरेक्शंस में ये एडेप्टेशंस हुआ। ये कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्ट किए ये लोग, स्पीशीज अलग अलग डायरेक्शन में एडेप्टेशन किया, एक सिंगल स्पीशीज से ही ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है ना, तो ये भी जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी एग्जाम्पल होंगे एडेप्टिव रेडिएशन का। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ठीक है, एक डार्विन फिंचेस हो गया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल की। प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक, अगर इसमें हम लोग, अगर बेटा इसमें हम लोग देखें प्लेसेंटल मैमल्स, ये भी क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। यानी एडेप्टिव रेडिएशन में मैंने 3 एग्जाम्पल बताए, एक डार्विन फिंचेस, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, एक प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स भी बहुत सारी स्पीशीज बनती हैं, टी डेवलपर्स, जो है मोल। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, यानी एक सिंगल स्पीशीज से अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बेटा एडेप्टिव रेडिएशन के। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन क्योंकि सर्वाइव करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हम किसी भी कंडीशन में वो एडेप्ट करना चाहता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस। ठीक है, एक जियोग्राफिकल एरिया है बड़ा सा, उसमें मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस के स्पीशीज पाई जाती हैं। मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशंस appeared to have occurred in an isolated geographical area and forming a different habitats called convergent evolution। जैसे एक कोई हैबिटेट है, ठीक है, इसमें बहुत सारी स्पीशीज एडेप्ट हो गई हैं। मान लीजिए ये सारी के सारी स्पीशीज हैं, हम लोग ले लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लेसेंटल मैमल्स एंड तस्मेनियन ओल्फ। ठीक, प्लेसेंटल मैमल्स ये मैमेलिया है, तस्मेनियन ओल्फ। अगर हम देखें ये मैमल है, ये मैमल नहीं है। इसमें हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा बेटा? ये फंक्शन तो इन लोगों का सेम है,
सेम फंक्शन, लेकिन स्ट्रक्चर इन लोगों का अलग अलग है। लेकिन ये लोग अपने आप को सरवाइव करने के लिए, यानी एडेप्टेशन तो इनका हुआ था, एडेप्टेशन के बाद ये लोग सरवाइव करने के लिए बिल्कुल सेम फंक्शन कर रहे हैं। सरवाइव करने के लिए अपने आप को सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन बात यहाँ समझिए, ठीक है। सेम फंक्शन है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये लोग सरवाइव करने के लिए सेम फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। एडेप्टेशन सेम एडेप्टेशन कर रहे हैं, सेम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कौन कौन एग्जाम्पल है बेटा? प्लेसेंटल मैमल्स एंड टस्मेनियन वुल्फ। अगर टस्मेनियन मैमल से, प्लेसेंटल मैमल से कोई स्पीशीज निकल रही है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर इन दोनों को हम लोग मिला के इन दोनों में कंपेरिजन करें तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर सिर्फ प्लेसेंटल मैमल की बात करें हम लोग तो ये होमोलॉगस हो जाएंगे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए प्लेसेंटल मैमल से जो भी स्पीशीज अभी हम लोगों ने देखा निकल रही, मान लीजिए ट्री डेवलपर्स निकल रहे हैं या मोल्स निकल रहे हैं, बहुत सारी स्पीशीज निकल रही हैं, तो इन दोनों में क्या होंगे? ये लोग होमोलॉगस होंगे। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएंगे एनालॉगस। अगर इससे बहुत सारी स्पीशीज निकल रही हैं, अभी मैं टेबल आप लोगों को दिखा दूंगा, तो ये क्या होंगे? आपस में होमोलॉगस होंगे। लेकिन ये और ये आपस में क्या होंगे? एनालॉगस होंगे। क्लियर है बात? बताइए भाई। चलिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा डार्विन की थ्योरी की। डार्विन ने अपनी बात कही थी बेटा, हमेशा इनकी बात समझिएगा, डार्विन की बहुत बढ़िया बात थी। डार्विन ने यही कहा था कि हमेशा नेचर उस चीज़ को सेलेक्ट करता है, उस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करेगा जो ज़माने के साथ अपने आप को चेंज कर लेगा। जिसने ज़माने के हिसाब से अपने आप को चेंज किया वही इस दुनिया में सरवाइव करेगा, जो चेंज नहीं करेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, लोग एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। अगर कुछ लोग एजुकेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं। तो ज़माने के हिसाब से जिसने अपने आप को चेंज किया वही सरवाइव किया। यानी रिप्रोडक्टिव फिट, उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी। डार्विन साहब ने कहा कि नेचर हमेशा उसको सेलेक्ट करेगा जो रिप्रोडक्टिव फिट होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी रिलीज करेगा, ठीक है। जो कमज़ोर है वो नहीं जो है सेलेक्ट हो पाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी गिवन बाय डार्विन, इन्होंने टू की कंसेप्ट दिए थे। डार्विन ने 2 की कंसेप्ट दिए थे। पहला कंसेप्ट इनका ये था बेटा ब्रांचिंग डिसेंट प्लस नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हम लोग बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, इसमें मैं नहीं जा रहा। अभी आप लोगों को एडेप्टिव रेडिएशंस उसका एडेप्टिव मेलानिज्म का एग्जांपल लेके कल बताया था। ब्रांचिंग डिसेंट समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक सिंगल स्पीशीज़ है। डार्विन ने यही कहा था कि एक सिंगल स्पीशीज़ से ही बहुत सारी स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो एक सिंगल स्पीशीज़ से मान लीजिए ये स्पीशीज़ 1 है, आगे एक जनरेशन आगे बढ़ी, एक स्पीशीज़ और ये 2 स्पीशीज़, ठीक है। अब लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे संतान आएगी, अगली प्रोजेनी उसकी आएगी, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होगी। तो हो सकता है वो इन्वायरमेंट ऐसा ना रहा हो जिसमें ये पहली स्पीशीज़ जो थी ये सरवाइव करे, इसकी डेथ हो गई। अब ये वाली सरवाइव कर गई, इसी से बेटा फिर सेकेंड स्पीशीज़ की कुछ स्पीशीज़ और इससे एक नई स्पीशीज़ यानी थर्ड स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हुआ। ये हो सकता है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव ना करे, डेथ हो गई, लेकिन ये सरवाइव कर गई। फर्दर थर्ड एंड फोर्थ वाली स्पीशीज़ सरवाइव कर गई, ये ना सरवाइव कर पाई, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, एक जनरेशन हमारी ख़त्म होती जाएगी और जो सेकेंड जनरेशन यानी उससे जनरेशन बनेगी
वो हाईली सुपीरियर होगी, उसके अंदर नए कैरेक्टर आएंगे। इसी को हम लोग बोलते थे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक सिंगल स्पीशीज़ थी, इससे फॉर्मेशन हुआ, ये भी स्पीशीज़ रहेगी, ये भी रहेगी, दोनों स्पीशीज़ अभी बाकी हैं। ये नई जो कैरेक्टर नया स्पीशीज़ थी, ये सेकेंड वाली स्पीशीज़ के अंदर मान लीजिए बेटा कि आ गई जो है सुनामी, या आप मान लीजिए फ्लड आ गया, और इस जो सेकेंड स्पीशीज़ थी इसको तैरना आता था और फर्स्ट स्पीशीज़ को तैरना नहीं आता था। तो बताओ नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? जो सुपीरियर है, जो हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा है। पहली स्पीशीज़ को तैरना नहीं आता था, तो क्या ये स्पीशीज़ सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी ये स्पीशीज़ सर्वाइव। ये स्पीशीज़, ठीक है, क्या सर्वाइव कर पाएगी? नहीं सर्वाइव कर पाएगी। मान लीजिए तो सेकेंड सर्वाइव करेगी, जो सेकेंड सर्वाइव करेगी तो इससे भी कुछ अच्छी स्पीशीज़ आएगी आगे। फर्दर मान लीजिए कुछ और चीज़ें हो गई, जो सेकेंड स्पीशीज़, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, जो सेकेंड स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि इसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाए, तो ये विलुप्त हो जाएगी, लेकिन थर्ड स्पीशीज़ सर्वाइव करेगी। तो इन्होंने यही दिया था, नेचुरल सिलेक्शन एज वेल एज ब्रांचिंग डिसेंट की थ्योरी। यही इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमेशा सुपीरियर स्पीशीज़ ही आएंगी। बताइए भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप? ब्रांचिंग डिसेंट जो है बहुत आसान तरीके से समझाया आपको। अगर बात ना समझ में आए तो पैसा वापस, बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बताइए भाई, क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। आगे मेरे ख्याल से बाकी तो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, अब कुछ बाकी तो नहीं रह गया है, ठीक है? ठीक है, चलिए एक चीज़ थोड़ा सा और मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं लैमार्क के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। अगर मैं लैमार्क की वैसे बता चुका हूँ, लेकिन मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, इतना ही है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ लैमार्क के बारे में। अगर हम लोग लैमार्क की बात करें, लैमार्क ने दिया था जो अपनी थ्योरी, उनकी थ्योरी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट था इनका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने कहा था कि अगर आप जिस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा करेंगे उस ऑर्गन की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये मैं हाथ बहुत यूज़ कर रहा हूँ, देखो डेली लिख रहा हूँ, क्या इसकी ग्रोथ हुई? नहीं हुई। ठीक है, जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड। और इनकी जो बुक थी बेटा, इनकी जो बुक थी वो थी फिलोसफिक जूलॉजिक। इनकी बुक थी फिलोसफिक जूलॉजिक, और लैमार्क की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। एक चीज़ और मैं लैमार्क, ये सब एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन है बेटा, तो मैंने कहा बता दूं। और एक चीज़ सुनिए, लैमार्क की थ्योरी कुछ इस तरह से थी कि पहलवान का बच्चा पहलवान बनेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताइए। नहीं पॉसिबल है। क्या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा? कुछ इस तरह से थ्योरी थी लैमार्क की। क्या ऐसा है? नहीं है। क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बनेगा। क्या ऐसा है? लैमार्क की थ्योरी कुछ इस तरह से थी। और मैंने एग्जाम्पल लिया भी था आपसे कि नाक छिदवाने वाला जो प्रचलन चल रहा था। दूसरी चीज़ और जो है टेल की बात की थी। फिर इन्होंने, इनकी थ्योरी को डिसप्रूव किसने किया था? वीज़मैन साहब ने। वीज़मैन साहब ने लैमार्क की थ्योरी को जो है डिसप्रूव किया। इन्होंने क्या किया? कई जनरेशन तक इन्होंने दिया था
जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था, रैट की टेल को कई जनरेशन तक कट किया। रैट की जनरेशन को जब कई जनरेशन तक इन्होंने कट किया तो देखा कि जितनी भी आगे की जनरेशन आ रही है सारी की सारी जो है विद टेल आ रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें टेल ना हो, क्योंकि हर चीज़ जीन के अंदर मौजूद होती है। ये लोग टेल कट कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जो लैमार्क की थ्योरी है ये गलत है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, रैट की टेल को बार बार कट किया, कट करने के बाद भी नए कैरेक्टर वैसे ही कैरेक्टर आ रहे थे, तो इनकी थ्योरी यहाँ पे डिसप्रूव्ड होगी। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। बताइए, इतना ही आज रखते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा और मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है ना। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म गेन बाय वीज़मैन, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने जो है, और मैं थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें PDF से पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इतना ही रखते हैं आज। ठीक है ना, और आप लोग बेटा पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ठीक, थैंक्स बेटा, ओके बाय।